हेलो एवरीवन, वेलकम टू रोटैप। यूपीएससी ईपीएफओ की तैयारी आप लोगों की बहुत अच्छी चल रही होगी, मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ। और उसी को सप्लीमेंट करने के लिए हमने अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के लिए जो सीरीज़ स्टार्ट की थी, अकाउंटेंसी मेड इजी, उसका आज 7th लेक्चर है। 6 लेक्चर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें कि हमने ट्रायल बैलेंस और एरर्स तक के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया था। आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अकाउंटिंग प्रोसेस का जो मेन पर्पस होता है वो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता है। ट्रायल बैलेंस हम कर चुके थे, उसके बाद का प्रोसेस क्या है कि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना है। अकाउंटिंग प्रोसेस का लास्ट स्टेप यही है, ठीक है, अकाउंटिंग प्रोसेस का, ना कि अकाउंटेंसी का। तो आज हम सीखेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, ये ठीक है। तो आज के एजेंडा में हमने क्या क्या रखा हुआ है कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बेसिक के बारे में पढ़ेंगे, जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं जाननी किसके लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए, उसको सीखेंगे। और हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट के बारे में जानेंगे कि कैसे प्रिपेयर करना है जेनरिक फॉर्मेट के थ्रू, और हम बैलेंस शीट के बारे में भी पढ़ेंगे कि कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, शुरू करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम संतोष है। आई हैव डन माई मास्टर्स इन कॉमर्स। I was an accountant in Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India, before taking up the educator role. Okay, I have cleared my CDS written in first attempt. I have also cleared my JRF in Commerce with All India rank of 106 and with 99.78 percentile. ठीक है सर, अब आगे शुरू करते हैं। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है अकाउंटिंग प्रोसेस में या अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में, कि जनरल कैसे प्रिपेयर करना है, एंट्रीज कैसे करनी है जनरल बुक में। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि इस जनरल एंट्रीज को लेजर में पोस्टिंग कैसे करते हैं। फिर हमने ये समझा था कि हम ट्रायल बैलेंस का यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि हमें अरिथमेटिक एक्यूरेसी चेक करनी होती है अपने अकाउंट्स की, है ना। फिर ट्रायल बैलेंस के बाद इसी ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हम फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। फाइनल अकाउंट में क्या आता है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लोज। तो आज हम सीखने जा रहे हैं कि कैसे ट्रायल बैलेंस के बाद हम इन सारे स्टेटमेंट्स को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करेंगे। हम बात करेंगे पीएल और बैलेंस शीट के बारे में, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आते हैं। कैश फ्लो भी होता है और नोट्स टू अकाउंट्स भी होते हैं, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड करते हैं। बट आज हम प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने के चांसेस हैं इसके। ठीक है, तो शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स पढ़ लेते हैं फाइनल अकाउंट्स को बनाने में, जो हमारी हेल्प करेंगे। पहली चीज़ है जो हमें समझनी पड़ेगी कि रिवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट में डिफरेंस क्या होता है, इसको हम समझेंगे। और कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस होता है, हम ये भी पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या पता होनी चाहिए हमें कि जो भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर है वो जो करंट पीरियड का होगा, उसी को इस साल के पीएल में हम रिकॉग्नाइज करते हैं। जो प्रीवियस पीरियड का जो भी एक्सपेंस होगा या रिवेन्यू जो होगा, उसको प्रीवियस पीरियड में करेंगे, और जो नेक्स्ट पीरियड का जो भी रिवेन्यू और एक्सपेंस होगा उसको नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। मतलब कि करंट पीरियड के लिए अगर हम पीएल प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें प्रीवियस ईयर के एक्सपेंसेस को नहीं काउंट करते हैं, और नेक्स्ट पीरियड के एक्सपेंसेस या रिवेन्यू को भी नहीं काउंट करते हैं। तो हमें अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड से जज करना पड़ता है या ट्रांजैक्शन से जज करना पड़ता है कि ये एक्सपेंसेस और ये रिवेन्यू है ना, वो किस साल के हैं, इसी साल के हैं कि पिछले साल के थे, कि ये नेक्स्ट ईयर के हैं। ठीक है, और हमें क्या समझना पड़ेगा, हमें ये समझना है कि पीएल अकाउंट जो हम बना रहे हैं उसके डिफरेंट डिफरेंट हेड्स होंगे ना, तो हमें ट्रांजैक्शन से ये पता करना पड़ेगा कि किस हेड में उसकी एंट्री होने वाली है। ये भी हम सब सीखेंगे, और सारे के सारे मटेरियल इन्फॉर्मेशन को हमें डिस्क्लोज करना ही करना है। ये बेसिक प्रिंसिपल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने का। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के डिफरेंसेस से। तो एक्सपेंडिचर को ब्रॉडली दो कैटेगरी में बांटा गया है, पहला है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये हम फर्स्ट से सेकंड क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं, बट फिर भी आज हम रिवाइज कर लेते हैं। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो सारे के सारे एक्सपेंडिचर हैं जो डे टू डे बिजनेस की एक्टिविटीज़ को फंड करने में हमारी हेल्प करते हैं, या फिर मैं ऐसा कह सकता हूँ कि वो सारे एक्सपेंसेस जिसके बेनिफिट्स हमें एक साल के अंदर मिलने वाले हैं, जिसके बेनिफिट्स हमें एक साल के अंदर ही मिल जाएंगे, वो सारे के सारे एक्सपेंसेस रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, या वो सारे के सारे एक्सपेंडिचर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। ठीक है, जैसे कि सैलरीज, रेंट। अब हम सैलरी पे कर रहे हैं, ये बहुत रिकरिंग है ना नेचर में, हर महीने पे कर रहे हैं, और इसके बेनिफिट हमें एक साल के अंदर ही मिल जाएंगे, है ना। तो ये सारे क्या है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जो डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं ना, उनको फंड करने के लिए जो भी हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। पहचानेंगे कैसे हम लोग कि कौन सा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो तरीका यह है, जो रिकरिंग होता है ना, बहुत फ्रीक्वेंट एक्सपेंडिचर होता है, उसको हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मानते हैं। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉट सो फ्रीक्वेंट होता है, ये
ये फ्रीक्वेंट नहीं होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, ये नॉन रिकरिंग होता है नेचर में। और ये वो एक्सपेंडिचर है जिनके बेनिफिट हमें 1 साल से ज़्यादा अकाउंटिंग पीरियड में भी मिलते रहेंगे। मतलब कि ये सारे के सारे एक्सपेंडिचर हमें फिक्स असेट्स को एक्वायर करने में यूज़ होते हैं, ये सारे के सारे एक्सपेंडिचर्स, ठीक है। तो जिनके बेनिफिट्स हमें 1 साल से ज़्यादा तक मिलने वाले हैं, ये सारे के सारे एक्सपेंडिचर को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम फिक्स्ड असेट के लिए पेमेंट कर रहे हैं, हमने फिक्स असेट खरीदा ना, तो हमने क्या किया, हमने फिक्स असेट खरीदा और इसका बेनिफिट क्या हमें 1 साल तक मिलेगा, नहीं ना। इसका बेनिफिट हमें आने वाले आगे बहुत सालों तक मिलता रहेगा, क्योंकि हमें गुड्स प्रोड्यूस करेंगे इसकी हेल्प से। तो ये कैसा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो ये कुछ फॉर्मल डिफरेंसेस है दोनों के बीच, जल्दी से देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है किसी भी बिजनेस के लिए, ठीक है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या करता है, ये हमारी जो अर्निंग कैपेसिटी है ना उसको मेंटेन करता है, क्योंकि ये हमारे बिजनेस को फंड कर रहा है डे टू डे ऑपरेशन में जो यूज़ हो रहे हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर जनरली यूज़ करते हैं हम फिक्स एसेट को एक्वायर करने के लिए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑन दी अदर हैंड क्या करते हैं, डे टू डे बिजनेस को फंड करने के लिए, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉन रिकरिंग होता है, अभी हमने डिस्कस किया था, है ना। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत रिकरिंग होता है नेचर में, जैसे कि वेजेस, सैलरी, है ना। और कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट हमें एक अकाउंटिंग पीरियड से भी ज़्यादा मिलता रहता है, बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जनरली हमें बेनिफिट क्या मिलता है, एक अकाउंटिंग पीरियड तक ही मिलता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर को कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसीलिए मैं शुरुआत में हमने डिस्कस किया था ना कि बेसिक प्रिंसिपल में सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डिफरेंस क्या है। क्यों जानना पड़ेगा, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में जाते हैं, ये ध्यान रखना है। कैपिटल एक्सपेंडिचर की एंट्री कहाँ होती है, बैलेंस शीट में, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कहाँ होती है, पीएल अकाउंट में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, आर रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको ध्यान रखना है, ठीक है। ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो भी रिकरिंग हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं ना, उन सबको हम क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में डालते हैं कि हमें प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ। लेकिन जो कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसीट्स होती है ना, वो सारी कहाँ जाती हैं, वो सारी बैलेंस शीट में जाती है, जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाएगा कि हमारे असेट कितने हैं, लाइबिलिटी कितनी है, ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या करता है, क्या बता दिया मैंने, कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपिटल रिसीट क्या करता है, असेट और लाइबिलिटी को इफेक्ट करता है। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या करेगा, प्रॉफिट लॉस को इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन एक चीज़ और ध्यान देने वाली है, यहाँ पे एक नया टर्म है, वो है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अच्छा सर, ये क्या होता है, नाम रेवेन्यू लिखा है लेकिन डिफर्ड भी लिखा हुआ है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन पिछली बार आया था ईपीएफओ में। इसमें हमें ध्यान क्या देना है कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, नाम लिखा है ना, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बट ये एक्सपेंडिचर जो है ना, अभी रेवेन्यू लिखा है तो फिक्स एसेट में तो करेंगे नहीं इस एक्सपेंडिचर को। अगर ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इसका मतलब ये फिक्स एसेट में तो एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा है ना। लेकिन एक क्वालिटी इसकी क्या हो रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसी हो रही है। क्या, इसके बेनिफिट हमें 1 साल से ज़्यादा तक मिल रहे हैं, इसके बेनिफिट हमें 1 साल से ज़्यादा तक मिल रहे हैं, तभी इसको हम डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल रहे हैं। क्यों, क्योंकि हम इसके एक्सपेंसेस ना, जो हमने एक्सपेंडिचर किया है ना इसको करने में, इस एक्सपेंडिचर को करने में, उसको डिफर कर दे रहे हैं, मतलब उसको पोस्टपोन कर दे रहे हैं आने वाले सालों के लिए, क्योंकि इसके बेनिफिट भी आने वाले सालों तक मिलने वाले हैं। अगर इसके बेनिफिट आने वाले सालों तक मिलने वाले हैं, तो हम इसको इसी साल क्यों रिकॉग्नाइज करेंगे, हम इसको आगे आने वाले सालों में भी रिकॉग्नाइज करेंगे इसके एक्सपेंसेस को, है ना। इसीलिए इसको डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं, मतलब हमने अपने एक्सपेंडिचर को आने वाले सालों में डिफर कर दिया, पोस्टपोन कर दिया अपने एक्सपेंडिचर को। सारे एक्सपेंडिचर को इसी साल नहीं दिखाएंगे हम, वरना क्या होता है, जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं डायरेक्ट पीएल में चले जाते हैं, है ना। बट इसमें ऐसा नहीं होता है। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या होगा, ये हैवी एक्सपेंडिचर जो करते हैं हम, तो नॉन फ्रीक्वेंट है, ऑब्वियस सी बात है। तो और इनके बेनिफिट हमें 1 साल से ज़्यादा मिलने वाले हैं, तो इसका कुछ पार्ट बैलेंस शीट में भी जाता है, क्योंकि कुछ क्वालिटी कैपिटल एक्सपेंडिचर की है, कुछ पार्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पीएल में भी जाता है, क्योंकि कुछ क्वालिटी इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, समझ में आ जाएगा अच्छे से कैसे। 1 लाख रुपए का अगर हमने हैवी एक्सपेंडिचर मानते हैं किसी कंपनी के लिए, एडवर्टीजमेंट के लिए किया, तो इसकी बेनिफिट मानते हैं कि कंपनी मान रही है कि हमें 5 साल तक मिलने वाले हैं, तो उसको 5 साल में डिवाइड कर लेंगे इस एक्सपेंसेस को 20,000 में, तो हर साल एक्सपेंसेस दिखाएंगे 20,000, ठीक है। तो पीएल में जाएगा 20,000, लेकिन जो अमाउंट बचेगा ना, क्योंकि हमने एक्सपेंडिचर तो 1 लाख का किया था, तो 1 साल के एंड में हमने 20,000 दिखा दिया पीएल में, बट बाकी अमाउंट कहाँ जाएगा, 80,000 का, 80,000 जाएगा असेट में, 80,000 जाएगा कहाँ, असेट में। अरे सर, ये तो कमाल हो गया,
ये तो कमाल है एलिमेंट। हाँ ये कमाल है एलिमेंट। डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत कमाल का एलिमेंट है। कुछ क्वालिटी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की, कुछ क्वालिटी कैपिटल एक्सपेंडिचर की, ठीक है। इसीलिए ये बैलेंस शीट में भी शो होता है, इसीलिए पीएल में भी शो होता है, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ शो होते हैं? बैलेंस शीट में। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ शो होते हैं? पीएल में। ठीक है सर, आगे बताते हैं। ये एग्जाम्पल हम देख चुके हैं, अच्छे से पढ़ चुके हैं रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हम रिसीट के बारे में पढ़ लेते हैं। रिसीट का भी सेम कॉन्सेप्ट है, कुछ अलग नहीं है। अगर हम रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट की बात करते हैं तो ऐसे पहचानेंगे, वो सारी रिसीट्स जिनका इम्पैक्ट बैलेंस शीट में नहीं आएगा, क्योंकि एक्सपेंडिचर में भी ये हो रहा था ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का इम्पैक्ट बैलेंस शीट में नहीं आ रहा था, है ना। तो वो सारी की सारी रिसीट्स जिनका इम्पैक्ट बैलेंस शीट में नहीं आएगा, वो सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगे, रेवेन्यू रिसीट्स होंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की भी सेम डेफिनेशन है, ठीक है। तो वो सारे की सारे रिसीट जिनका इम्पैक्ट बैलेंस शीट में नहीं आएगा, वो सारे रेवेन्यू रिसीट्स होंगे। मतलब डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी से जो भी हमारा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, वो सारे के सारे रेवेन्यू रिसीट्स में आते हैं। जैसे हमने सेल कर दी तो वो रेवेन्यू रिसीट में आ गया, क्योंकि ये बहुत ही फ्रीक्वेंट है और हमारा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का पार्ट है। ठीक है सर, आगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अरे सर ये कैसे हो गया? तो इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो असेट है, इसको रेवेन्यू रिसीट क्यों पढ़ा रहे हैं? है ना। ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है। ये क्या है? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है। यहाँ ध्यान क्या देना है कि ये इन्वेस्टमेंट के रुपए नहीं है, मतलब कि इन्वेस्टमेंट को बेच के रुपए नहीं मिल रहे हैं, ये उस इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिल रहा है जो कि फ्रीक्वेंट है नेचर, जिसका फ्रीक्वेंसी होती है, बार बार हमें इंटरेस्ट मिलता रहता है। और दूसरी चीज़ ये ना, ये बैलेंस शीट को इफेक्ट नहीं करेगा, ये हमारी अदर इनकम में आ जाता है पीएल अकाउंट में। तो ये पीएल अकाउंट का पार्ट है, बैलेंस शीट को इफेक्ट नहीं कर रहा है ना। तो ये रेवेन्यू रिसीट है। ये क्या है? रेवेन्यू रिसीट है। ये क्या है? रेवेन्यू रिसीट है, क्योंकि ना ही ये असेट को इफेक्ट कर रहा है, ना ही लाइबिलिटी को इफेक्ट कर रहा है। अगर इन्वेस्टमेंट हम बेच दिया होता हमने, तो ये बैलेंस शीट में आ जाता, क्योंकि हमने अपने असेट बेच दिए ना। तो अभी यहाँ हम असेट बेच नहीं रहे, हमें खाली इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये रेवेन्यू रिसीट है, ध्यान रखना है, ठीक है। कैपिटल रिसीट क्या है? कैपिटल रिसीट वो सारी रिसीट हैं जो बैलेंस शीट को इफेक्ट करेंगी, मतलब जो असेट या लाइबिलिटी को इफेक्ट करेंगी। अगर हमें रुपए मिल रहे होंगे तो हमारी लाइबिलिटी या तो बढ़ रही होगी क्योंकि हमें रुपए मिल रहे हैं, अगर वो कैपिटल रिसीट है तो, वरना हमारा असेट डिक्रीज हो रहेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ना, हमने इन्वेस्टमेंट बेच दिया, अपना लैंड बेच दिया, तो लैंड बेच दिया, हमारा इन्वेस्टमेंट कम हो गया, बैलेंस शीट को इफेक्ट कर रहा है ना, तो ये कैपिटल रिसीट है, ठीक है, ध्यान रहेगा ना। अच्छा, रिवेन्यू रिसीट को हम कहाँ शो करते हैं? प्रॉफिट लॉस में। मैं डिस्कस कर चुका हूँ पहले आपके साथ, अभी हमने डिस्कस किया था कि रेवेन्यू रिसीट पीएल में शो होगा, कैपिटल रिसीट बैलेंस शीट में। हम पीपीटी से भी आगे पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, ठीक है, हमको समझ में आ गया सर, आगे बताइए। ठीक है, एक ये जो हमने डिस्टिंक्शन अभी भी डिफाइन किया है ना, कैपिटल और रेवेन्यू में, एक्सपेंडिचर और रिसीट में, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है इसको देख लेते हैं एक बार। मान लेते हैं रेवेन्यू अर्न किया किसी भी अकाउंटिंग पीरियड में 10 लाख रुपए का, और एक्सपेंसेस शो किए हैं 8 लाख रुपए के, तो प्रॉफिट कितना होना चाहिए? 2 लाख रुपए होना चाहिए, ठीक है। लेकिन कंपनी ने ये जो 2 लाख का प्रॉफिट निकाला है ना, इसमें एक गलती कर दी है। अब हमें ध्यान देना है बहुत। क्या क्या पढ़ाया था मैंने अभी? हमने क्या डिस्कस किया था कि प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट का यूज़ करना पड़ेगा, और उसमें खाली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू रिसीट्स आएंगी। पर कंपनी ने गलती क्या कर दी मालूम है? जो रिपेयर ऑफ मशीन की है ना 20,000 का, इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर ले लिया। ओ हो, एरर ऑफ प्रिंसिपल कर दिया इसने। मतलब अकाउंटेंट को थोड़ा सा प्रिंसिपल का शायद एरर था, या गलती से कर दिया होगा तो कमीशन है। कैपिटल एक्सपेंडिचर इसने ले लिया है, एरर ऑफ प्रिंसिपल ही है, क्योंकि इसने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर ले लिया। हमने मशीन को रिपेयर किया है, रिपेयर तो बार बार होता रहता है, रिपेयर मेंटेनेंस तो कंपनी में बार बार होती रहती है ना, तो फ्रीक्वेंट नेचर में। ये कैसा एक्सपेंडिचर? ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इसका मतलब है ये पीएल में उतरना चाहिए था। ये एक्सपेंसेस इसने पीएल में ना लेके कहाँ ले लिए? असेट साइड में ले लिए, कहाँ? बैलेंस शीट में। तो इसने गलती कर दी। बात समझ में आ रही ना? इसने ये कैपिटल एक्सपेंडिचर ले लिया। ये क्या है? ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब पीएल अकाउंट में उतरना चाहिए था, मतलब ये एक्सपेंस आना चाहिए था। तो 20,000 का जो 2 लाख का जो प्रॉफिट है ये गलत है, क्योंकि इसमें से 20,000 और माइनस होंगे, इसमें 20,000 और माइनस होंगे, क्योंकि 20,000 का एक्सपेंस उतरना चाहिए था। और तो नया जो प्रॉफिट होगा वो 1,80,000 होगा, मतलब 1,80,000 होंगे। क्या बात है सर! एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट क्या है? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सारी की सारी गलत बन जाएंगे। ये सब एक बार देख लेते हैं हम जल्दी से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैपिटल ट्रांजेक्शन? चलो फटाफट बताना है। परचेज ऑफ गुड्स नो, परचेज ऑफ वेजेस नो। ये कहाँ कैपिटल ट्रांजेक्शन है? ये थोड़ी इफेक्ट कर रहे हैं बैलेंस शीट को, तो पीएल को इफेक्ट कर रहे हैं। सेल ऑफ गुड्स नो, परचेज ऑफ मशीनरी यस। एन एक्सपेंडिचर विच इज नॉन रिकरिंग एंड इरेगुलर, हमने तो बात कर चुके हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। रेवेन्यू नो नो नो, थर्ड ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। एक और क्वेश्चन आ गया। ओहो, कितने क्वेश्चन कराएंगे सर, एक और देख लेते हैं। फ्रेड पेड ऑन मशीनरी
फ्रेट पेड ऑन मशीनरी, ये रिपेयर नहीं है, ये फ्रेट है। मशीन को प्रेजेंट लोकेशन और प्रेजेंट कंडीशन में लाने तक के जो भी खर्चे होते हैं सारे के सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। वाह सर वाह, ये तो अपने पहले ही पढ़ चुके हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ऑप्शन नंबर है, बाकी ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधे आंसर हो गया। ठीक है, लीगल एक्सपेंसेस इनकर्ड टू परचेज लैंड, टू परचेज लैंड, अभी खरीदा नहीं है, खरीदने के लिए, मतलब प्रेजेंट कंडीशन में लाने के लिए, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, ये सब होमवर्क आपको खुद करना है। ठीक है, नहीं आएगा तो मुझसे कमेंट में पूछना है कि सर इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, तो मैं नेक्स्ट क्लास जब लूँगा तो एक्सप्लेन कर दूंगा। और मुझे बताना है कि सारे के सारे क्लासेस आपको कितना बेनिफिट दे रहे हैं, तभी मुझे भी लगेगा ना आगे का लेक्चर लेना है कि नहीं लेना है। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं सर आगे क्यों नहीं ले रहे हैं, आगे लीजिए, क्लास लीजिए। तो जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आगे के लेक्चर्स लूँ। ठीक है, तो मुझे चाहिए फीडबैक कि कैसे ये आपकी क्लासेस हेल्प कर रहे हैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आगे करते हैं। ये सारे के सारे देख रहे हैं, और जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा वो कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्यों इसका आंसर ये नहीं है। ठीक है, कुछ होमवर्क भी मिलेगा ना। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट के बारे में, जेनरिक फॉर्मेट से कैसे प्रिपेयर करते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं कि पीएल क्यों यूज़ करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगर हम पीएल अगर हम फाइंड कर रहे हैं तो प्रॉफिट और लॉस अगर हम फाइंड कर रहे हैं तो पीएल अकाउंट को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हमें ट्रायल बैलेंस जरा अच्छे से देखते हैं। हमने ट्रायल बैलेंस तक पढ़ा था ना लास्ट क्लास में, ट्रायल बैलेंस को बहुत अच्छे से देखना है हमें। इसी ट्रायल बैलेंस से हमें कुछ आइटम्स उठा के पीएल में ट्रांसफर करने हैं, क्या निकालने के लिए, प्रॉफिट निकालने के लिए। ठीक है सर, आगे बढ़ाएं। अब क्या ये कैश ट्रांसफर होगा पीएल में? नहीं, क्योंकि कैश तो असेट है, ये बैलेंस शीट में ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो ये हमारा था ट्रायल बैलेंस, और इनमें से हमारी जो भी एंट्रीज हैं इन्हें पहचानना पड़ेगा कि असेट कौन सा है, इक्विटी कौन सी है, लाइबिलिटी कौन सी है, एक्सपेंस कौन से हैं, इनकम कौन से है ना। ध्यान से सुनना है। तो इनमें जो भी पार्ट एक्सपेंस और इनकम का होगा, जो भी पार्ट एक्सपेंस और इनकम का होगा, हम पहले भी पढ़ चुके हैं सब। ठीक है, जो भी एक्सपेंस और इनकम का होगा पहचानना मैं सिखा चुका हूँ। ठीक है, जब हमने गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग वाला लेक्चर किया था, शायद सेकंड या थर्ड होगा, मुझे याद नहीं है। तो जो एक्सपेंस और इनकम वाला जो पार्ट होगा, रेवेन्यू, इनकम रेवेन्यू एक ही चीज़ है, ये सारे के सारे जो हैं कहाँ उतर जाएंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में उतर जाएंगे। ठीक है, जो बचे हुए असेट इक्विटी लाइबिलिटी है ये सारे कहाँ उतर जाएंगे, बैलेंस शीट में उतर जाएंगे। ठीक है, अब ये रही ट्रायल बैलेंस, और उससे हमने प्रिपेयर किया क्या, लेजर अकाउंट। लेजर भी हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, मैं इसको दोबारा नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेजर का भी एक लेक्चर ऑलरेडी कर चुके हैं, उसको जाके देखना है। ठीक है, अब लेकिन हमें जो सीखना है इस स्लाइड के थ्रू वो हम सीखते हैं। ठीक है, जो भी एक्सपेंसेस हैं हमारे, जो भी एक्सपेंसेस हैं, जो भी एक्सपेंसेस हैं, किस तरह के, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, ध्यान समझना है, जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। अरे सर डायरेक्ट एक्सपेंस होता क्या, पहले ये तो बता दे। ठीक है, बता देता हूँ। डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब वो सारे एक्सपेंस हैं जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में यूज़ हो रहे होंगे। जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है ना, उसमें जो भी एक्सपेंसेस यूज हो रहे होंगे, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट है उसकी लाइट में जो खर्चा हो रहा होगा, उनमें जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी जो वेजेस में खर्चा हो रहा होगा, जो रॉ मटेरियल में खर्चा हो रहा होगा, ये सारे जो खर्चे होते हैं ना, जो मैन्युफैक्चरिंग, जब भी ट्रेडिंग अकाउंट आपको सुनाई देना कहीं भी, तो क्या विजुलाइज करना है कि फैक्ट्री है, फैक्ट्री है, फैक्ट्री है, फैक्ट्री है। ठीक है, और अगर हम पीएल की बात करते हैं सिर्फ, अच्छा जब भी हम बात करते हैं पूरे की तो ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बोलते हैं, बट ट्रेडिंग और पीएल में थोड़ा सा डिफरेंस है। हम बनाते थे दोनों साथ में ही हैं, बट हमको दोनों का डिफरेंस समझना ज़रूरी है, तभी हम ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में डिफरेंस समझ पाएंगे। ठीक है, तो जब भी हम ट्रेडिंग अकाउंट की बात करते हैं ना, तो तुरंत विजुलाइज क्या करना है, फैक्ट्री, फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट या फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, ये सारे के सारे कहाँ होते हैं, या जो भी जो रेवेन्यू जनरेट होता है या फिर जो एक्सपेंसेस होते हैं, इनको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, और ये सारे सारे कहाँ रिकॉग्नाइज होंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, एग्जांपल दे दिया मैंने, वेजेस टू वर्कर्स। ठीक है, ये सब। और अगर सैलरी की बात करेंगे तो सैलरी एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए दी जाती है एम्प्लॉयज़ को, तो वो पीएल का पार्ट होगा। तो जब भी पीएल आएगा ना दिमाग में, तो क्या विजुलाइज करना है, ऑफिस, ऑफिस, ऑफिस जाते होंगे आप लोग में से कितने लोग जाने वाले होंगे, तो जो ऑफिस के खर्चे होते हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये नहीं कि खाली ऑफिस का खर्चा ही मान लिया पीएल में। ठीक है, एक मैं तरीका बता रहा हूँ विजुलाइज करने का। ठीक है, तो जितने भी बाकी सारे एक्सपेंसेस जो फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं है, वो सारे कौन से हैं, वो पीएल में उतर जाएंगे। तो यही हमें समझना था इन स्लाइड्स में, क्या कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ उतरेंगे या डायरेक्ट रेवेन्यू कहाँ उतरेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में, और इनडायरेक्ट मतलब जो फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं होंगे वो सारे पीएल में उतर जाएंगे। ठीक है सर, आगे बताएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एक बार। अब मैंने बताया था कि हमें ये इसलिए समझना ज़रूरी है क्योंकि हमें ग्रॉस प्रॉफिट समझना है। क्या समझना है,
ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये रहा हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ये रहा हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। और बहुत सारा ट्रायल बैलेंस हमारे पास था ना, पीछे याद है, बहुत सारा एक ट्रायल बैलेंस था हमारे पास, उसी से तो बनाया है ना ये। तो उस ट्रायल बैलेंस में हमें अलग अलग एलिमेंट जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं उनको पहचानना है ना, कौन सा एक्सपेंस है कौन सा रेवेन्यू है। और उसमें से भी हमें जो भी एक्सपेंस रेवेन्यू मिला, हमें ये भी पहचानना पड़ेगा कि कौन सा ट्रेडिंग से रिलेटेड है और कौन सा पीएल से रिलेटेड है। तो एक चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, बड़ा ध्यान से सुनना है। क्या? ये देखो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर जो भी पार्ट है ये ट्रेडिंग का पार्ट है, और ये जो पार्ट है ये वाला, ये किसका पार्ट है? पीएल का पार्ट है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये ऊपर वाला पार्ट ट्रेडिंग का है और नीचे वाला पार्ट पीएल का है, प्रॉफिट लॉस का। तो जब हमने वो ट्रायल बैलेंस से छाटा ना, सेलेक्ट किया कि कौन सा पार्ट इनकम एक्सपेंडिचर में है, इनकम एक्सपेंडिचर में भी हमें ये समझना पड़ेगा कि कौन सा पार्ट मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। तो जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है उनको यहाँ रख देंगे, मतलब परचेजेस तो आएंगी, रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं, इन्वेंट्री परचेज कर रहे हैं, तो वो आएंगी। ठीक है सर। सेल किया, वो भी ट्रेडिंग का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, वेजेस पे किए, वो भी। अब जो हमारा ट्रेडिंग है ये होता है डेबिट साइड, ये हम पढ़ चुके हैं ना, और ये होता है क्रेडिट साइड, है ना। तो यहाँ पे डेबिट साइड में क्या रहेगा? सारे एक्सपेंसेस हैं। क्रेडिट साइड में क्या है? सारी इनकम्स हैं। तो अगर इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंस कम है, तो यहाँ पे क्या होता रहेगा? कैरिड डाउन। याद है ना, प्रीवियस क्लासेस वो सब रिवाइज हो रही हैं अभी। यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, क्योंकि क्रेडिट साइड ज़्यादा था तो हमने डेबिट साइड में कैरिड डाउन लिख दिया। और जितना प्रॉफिट आ रहा है बैलेंस करने के बाद वो 42,000 आ गया हमारा। ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ईपीएफओ में बने ना बने, किसी न किसी एग्जाम में जरूर बनेगा। ठीक है, ये बन सकता है ईपीएफओ में भी, कि ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में डिफरेंस पूछ सकते हैं, या फिर इसी से रिलेटेड कुछ आ सकता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू मिलता है। जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी या प्लांट के थ्रू जो प्रॉफिट मिल रहा है, कि उसमें जो प्रॉफिट मिल रहा है वो 42,000 का है, वो ग्रॉस प्रॉफिट है। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट उतर जाएगा पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ग्रॉस प्रॉफिट हमने उतार दिया एज अ ब्रॉड डाउन बैलेंस। ठीक है, उसके बाद जो भी एक्सपेंसेस थे, जो भी इनकम्स थे उनको लिखा, और जो भी एक्सपेंसेस थे एक्स्ट्रा उनको लिखा। अब हमने चेक कर लिया कि हमारे पास कितना प्रॉफिट आ रहा है, फिर से इनको प्लस किया इनकम्स को, फिर से एक्सपेंसेस को प्लस कर दिया सारे। तो अभी अभी हमारे पास प्रॉफिट और है, 4500 एक्स्ट्रा हमारे पास प्रॉफिट है। तो इसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट। इसको क्या बोलते हैं? नेट प्रॉफिट। इसीलिए मैंने शुरू में बोला था, ठीक है क्या, कि ट्रेडिंग और प्रॉफिट का डिस्टिंक्शन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के डिफरेंस को समझना है हमें। ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट से आता है, नेट प्रॉफिट ओवरऑल से आता है, पूरा ट्रेडिंग एंड पीएल से आता है नेट प्रॉफिट। ठीक है सर, आगे बताएं। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देने वाली है तो हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ले रहे हैं यहाँ पे परचेजेस में, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ना। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या क्या चीज़ें आएंगी? अगर हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है तो ओपनिंग स्टॉक भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, परचेजेस भी प्लस हो जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ परचेजेस लिखा हुआ है ना, तो लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सिर्फ यही थोड़ी है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो सब कुछ है, जितना भी लिखा हुआ है यहाँ पे, सब सारे के सारे एक्सपेंसेस। तो अगर ओपनिंग स्टॉक है तो प्लस कर देंगे, ठीक है, परचेजेस में। और जितने डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, मतलब कि ये वेज हो गए, या फिर इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का, ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस या फिर रेंट अगर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का है तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा, अगर ऑफिस का है तो वो पीएल में उतर जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। तो हमने प्लस किया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। क्या हो रहा है? ये सारा का सारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है जो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में है। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस और क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दिया। क्यों सर क्लोजिंग स्टॉक क्यों माइनस किया? मैचिंग प्रिंसिपल याद आया? कुछ पढ़ाया था, क्या कहता है मैचिंग प्रिंसिपल? अगर इस साल सामान नहीं बिक रहा है तो उसको इस साल के एक्सपेंस में काउंट नहीं करेंगे, तो इसलिए हम ये क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देंगे, क्योंकि इस साल बिका ही नहीं ना। हमने पहले से जो उतारा है और अभी जो खरीदा है, सारे के सारे एक्सपेंस में क्यों लें हम? कुछ सामान बच गया या अगले साल बिकने वाला है तो उसको माइनस कर देंगे। ठीक है सर, आगे बताएं। तो हम समझ चुके हैं कि ऊपर वाला ट्रेडिंग अकाउंट है, नीचे वाला पीएल अकाउंट है। हम ये भी समझ चुके हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम देख चुके हैं, सेल हम देख चुके हैं, दोनों को माइनस कर देंगे, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है सर, आगे। और ये भी हम देख चुके हैं कि ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक से हमें कैसे आंसर्स निकालने हैं। ओपनिंग स्टॉक को परचेज में प्लस कर देना है और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देना है, क्योंकि मैचिंग प्रिंसिपल ऐसा कहता है। ठीक है, अब हम जो आगे पढ़ने वाले हैं वो क्या है? ये वही है जो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक के साथ वाला जो पीएल बना हुआ है। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है, एक चीज़ बता देता हूँ और। अगर मान लेते हैं कि हम परचेजेस से, ध्यान देना है, अगर परचेजेस से क्लोजिंग स्टॉक को माइनस नहीं करके लिख रहे हैं, ट्रायल बैलेंस में सिर्फ हमारा परचेजेस था बस, तो हमने परचेजेस उतार के यहाँ रख दिया। लेकिन ट्रायल बैलेंस के नीचे ना अलग से क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है कि इतना इतना क्लोजिंग स्टॉक है, तो हम क्या करेंगे? हम, ये डेबिट था ये क्रेडिट था, तो हम पीएल के क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक को अलग से उतार देंगे। एक तरीका मैंने क्या बताया था अभी भी, कि परचेजेस से क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देंगे, एक वो भी कर सकते हैं।
ठीक है। अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं, अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखा है तो क्या कर सकते हैं, परचेजेस से या तो माइनस कर देंगे, क्योंकि जेनरिक फॉर्मेट है, ये शेड्यूल 3 नहीं बोलता, हम शेड्यूल 3 नहीं पढ़ रहे हैं अभी, हम एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ रहे हैं ना, तो हम पार्टनरशिप फॉर्म या प्रॉपर्टरशिप फॉर्म में ऐसा कर सकते हैं। तो या तो हम परचेजेस से माइनस कर सकते हैं डेबिट साइड में, या फिर हम क्रेडिट साइड में ऐड कर सकते हैं। बात तो एक ही है ना, बात एक है कि नहीं है। अगर हम परचेजेस से माइनस कर रहे हैं इसका मतलब हम एक्सपेंस कम कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम क्रेडिट साइड में रख रहे हैं इसका मतलब हम इनकम बढ़ा रहे हैं, तो कोई भी एक करो, बात तो एक ही है। तो हम क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट साइड में भी रख सकते हैं, आएगा हमारा इनके थ्रू ग्रॉस प्रॉफिट और फिर आएगा हमारा नेट प्रॉफिट, बात वही है, ठीक है। ये रहा जेनरिक फॉर्मेट जो हम अभी तक जिसका डिस्कशन हम अभी तक कर रहे थे। क्या क्या है भाई, कौन बताएगा? ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, वेजेस, कैरेज इनवर्ट्स। क्यों 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 कैरेज इनवर्ट्स क्यों? असेट का कैरेज इनवर्ट्स नहीं है, ये किसका कैरेज इनवर्ट है? रॉ मटेरियल का कैरेज इनवर्ट ना, तो इसी में आएगा। अरे सर आपने पढ़ाया था कि अरे कैरेज लगता है, फ्रेट लगता है, वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर था, बैलेंस शीट, वो असेट का था। किसका था वो? असेट का था। ये किसका है? ये इन्वेंट्रीज का है, ये रॉ मटेरियल्स का भी हो सकता है, ठीक है। फ्रेट इनवर्ट सारे के सारे इसी में आएंगे, जो भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी से रिलेटेड है सब इसमें आ जाएगा। और हमारा ग्रॉस लॉस होगा तो इधर उतर जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट होगा तो इधर उतर जाएगा, और ये ग्रॉस प्रॉफिट इधर आके ब्रॉड डाउन हो जाएगा, और लॉस है तो इधर उतर जाएगा, ठीक है। तो फिर से जितने भी हमारे प्रॉफिट लॉस के जो भी प्रॉफिट से इनकम है यहाँ आ जाएंगे, एक्सपेंसेस यहाँ आ जाएंगे, दोनों को बैलेंस करके ग्रॉस नेट प्रॉफिट मिल जाएगा, नहीं तो नेट लॉस मिल जाएगा, कोई एक ही मिलेगा इन दोनों में से, ये नहीं कि दोनों लिख दिया, ठीक है। डेबिट साइड में क्या क्या है हम पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से समझ लिया हमने, ठीक है। डेबिट साइड का मतलब जितने एक्सपेंसेस हैं, क्रेडिट साइड का मतलब जितने इनकम है। वाह ब्रह्मास्त्र मिल गया, पहचानने की जरूरत ही नहीं है, बस ये ओपनिंग स्टॉक ध्यान रखना है, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का ध्यान रखना है। क्लोजिंग स्टॉक एज एन इनकम काम करता है, ध्यान रखना है, ठीक है। और ये थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है एग्जाम में लोगों को, ओपनिंग स्टॉक एक एक्सपेंस की तरह काम करता है, क्योंकि पिछले साल से जो ओपनिंग स्टॉक उतर के आ रहा है वो इस साल बिकने वाला है ना, तो वो इसी साल उसका एक्सपेंस काउंट करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक मतलब जो सामान बच गया हमारे पास, अब जो बच गया है उसको हम इस साल क्यों काउंट करें, तो उसको इनकम में ले लेते हैं और अगले साल का एक्सपेंस हो जाएगा, वो इस साल का इनकम हो जाएगा, अगले साल का एक्सपेंस हो जाएगा, ठीक है। ठीक है सर, आगे बताएं। अब हमारे पास ग्रॉस लॉस भी हो सकता है, वो हम पढ़ चुके हैं, ये सब हम देख चुके हैं। कॉन्सेप्ट चेक देखते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट इज टोटल रेवेन्यू, ना ना, ग्रॉस प्रॉफिट तो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस है, कोई मतलब ही नहीं है, फॉल्स हो गया। इन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट मतलब मिला करके बोला है, खाली ट्रेडिंग और खाली पीएल नहीं बोला है, पूरा बोल दिया ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ठीक है। टाइम कितना हो गया देख लूँ। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक अपीयर्स ऑन द डेबिट साइड, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड में होता है, बिकॉज इट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द सेल्स, करेक्ट है। अगर इस साल का अकाउंटिंग पीरियड है और उस साल में अगर कुछ सामान बिक रहा है पिछले साल से जो उतर के आया है, तो उसको लेते हैं हम एक्सपेंस पे लेते हैं, हम पढ़ चुके हैं मैचिंग प्रिंसिपल के हिसाब से। इफ द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब इनकम साइड ज़्यादा है, अरे सर इतना आसान आसान क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमसे, टू द टोटल ऑफ द डेबिट साइड से ज़्यादा क्रेडिट साइड है, मतलब एक्सपेंसेस से ज़्यादा इनकम है, डिफरेंस इज द नेट प्रॉफिट। ये भी कोई क्वेश्चन है? हाँ बिल्कुल नेट प्रॉफिट है, ठीक है। एग्जाम्पल 1 करें, ये होमवर्क है, इसको करना है न्यूमेरिकल ये, और अगर इसमें प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में बताना है कि हाँ सर एग्जाम्पल नंबर 1 था, ये था प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट में, हमको हमारा आंसर नहीं आया, एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए, नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। एग्जाम्पल 2 ये मैं एक बार करा देता हूँ, ठीक है, ये अच्छा लग रहा है मेरे को देखने में। ओपनिंग स्टॉक 50,000 है, परचेजेस 1,10,000 है, रिटर्न इनवर्ट्स क्या है? वापस आया इनवर्ट्स, हमने सेल की थी वापस आ गया हमें, ओह सेल कम हो गई मतलब, ठीक है, ऐसे समझते हैं। सेल्स तो पता है। रिटर्न आउटवर्ड्स, बाहर दिया, आउटवर्ड्स मतलब परचेज किया था बाहर कर दिया, परचेज रिटर्न लिखा है मतलब परचेज से माइनस हो जाएगा। अरे वाह सर आपने तो ट्रिक बता दी, बस यही समझना होता है, ठीक है अकाउंट्स में। फैक्ट्री रेंट किस में है? ट्रेडिंग में। वेजेस मतलब ट्रेडिंग में, ठीक है। अब बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, एक साथ बना देते हैं। ओपनिंग स्टॉक रहेगा डेबिट में, हमें पता है। परचेजेस रहेगा डेबिट में, हमें पता है। परचेज रिटर्न माइनस रहेगा, हमें ये भी मैंने अभी भी डिस्कस किया था ना, माइनस कर देंगे, ठीक है। रिटर्न इनवर्ट्स मतलब सेल से माइनस हो जाएगा, सेल रहता है क्रेडिट में, रिटर्न इनवर्ट्स को क्रेडिट में माइनस एंट्री कर देंगे, माइनस कर देंगे। रिटर्न आउटवर्ड्स डेबिट में माइनस कर देंगे, ठीक है। फैक्ट्री रेंट डेबिट में, वेजेस डेबिट, अरे क्वेश्चन में बचा गया, डेबिट क्रेडिट पहचान लिया तो करना क्या है, डेबिट में लिखो अमाउंट, क्रेडिट में लिखो माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है।
एग्जाम्पल 3 होमवर्क लंबा है, करना है, ठीक है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, करना है और पूरा आंसर निकालना। अच्छा, एग्जाम में ये नहीं बनाना होता है, एग्जाम में सिर्फ आंसर निकालना होता है। तो भले ये फॉर्मेट के बिना अगर निकल रहा है ना डायरेक्ट कि अच्छा ठीक है सर ने बताया था ये डेबिट है तो इसको, ये एक्सपेंस है तो इसको प्लस करेंगे, परचेज एक्सपेंस करेंगे, तो सारे जो प्लस वाले हैं डेबिट वाले पहले इनको प्लस कर लेते हैं और जितने क्रेडिट वाले हैं उनको प्लस कर लेते हैं, दोनों को माइनस करते हैं। तो एग्जाम में डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इतना फॉर्मेट बनाने की ज़रूरत नहीं है एग्जाम में। एग्जाम में ऑप्शंस होते हैं तो जल्दी करना पड़ता है। तो सारे डेबिट वाले एक साथ लिख के प्लस साइन लगा देना, सारे इनकम वाले एक साथ लिख के प्लस कर देना और दोनों को माइनस कर देना फटाफट। ठीक है, ऐसे करना है, ये फॉर्मेट बनाने के चक्कर में मत रहना एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 भी यही है। एक बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंसिस्ट ऑफ व्हाट? ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस तो था ही नहीं कभी। प्रॉफिट लॉस अकाउंट यस, बैलेंस शीट यस, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 5, 2 एंड 3। स्टेटमेंट्स प्रिपेयर टू नो प्रॉफिट एंड लॉस एंड द फाइनेंशियल पोजीशन आर कॉल्ड, ये भी कोई क्वेश्चन है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं, अभी तो पढ़ा था हमने ना। फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट बताता है, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बताता है, तो इनको सबको क्या कहते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। अकाउंट्स विच शोज ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, ट्रेडिंग अकाउंट है ना। अकाउंट विच शोज ग्रॉस प्रॉफिट तो क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर हाँ, ट्रेडिंग अकाउंट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ऑन डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट वी रिकॉर्ड व्हाट? ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। डायरेक्ट एक्सपेंस को रिकॉर्ड करते हैं ना, अभी पढ़ा था डायरेक्ट एक्सपेंस जो फैक्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन व्हाट? ऑपरेटिंग एक्सपेंस को हम रिकॉर्ड करते हैं कहाँ 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 कहाँ? ऑप्शन नंबर बी। क्यों? ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। ये क्या है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। ये वो वाले डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। ये कैसे हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। जैसे कि सैलरीज हो गई, वेजेस कहाँ रहेगा? ट्रेडिंग अकाउंट में, लेकिन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहाँ रहेगा? पीएल अकाउंट में। एक्सपेंस रिलेटेड टू सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है कि एक्सपेंस रिलेटेड टू सेल ऑफ गुड्स, नॉट एक्सपेंस रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। अगर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स लिखा होता तो ट्रेडिंग में जाता, लेकिन क्या लिखा हुआ है? सेल ऑफ गुड्स लिखा हुआ है, तो ट्रेडिंग में तो नहीं जाएगा। अच्छा, पीएल लिखा हुआ है, पीएल में जा सकता है। अगला ऑप्शन है ट्रेडिंग एंड पीएल, ओहो, तो यहाँ पे ट्रेडिंग और पीएल साथ में भी बोल दिया गया है, तो आंसर इसका पीएल भी हो सकता है और ट्रेडिंग एंड पीएल भी हो सकता है। अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बोलना होगा तो आप ऑप्शन नंबर ए बोलोगे। क्यों? क्योंकि अलग से भी दे रखा है पीएल। वैसे ही क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है इसमें, अगर ये नहीं देना चाहिए था यहाँ पे, है ना, ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं, बच्चे कंफ्यूज ना हो। तो पीएल, ट्रेडिंग और कोई दो ऑप्शन दे सकते थे, बैलेंस शीट वगैरह दे सकते थे, है ना। तो उसमें अगर हम करेक्ट देखेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा एक्सपेंस रिलेटेड टू सेल ऑफ गुड्स। मतलब जैसे सेल ऑफ गुड्स, जैसे हमने सैलरीज पे करते हैं ना, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस का काम करता है। थोड़े एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस होते हैं जिनको हम डिफर्ड इवन एक्सपेंडिचर बोलते हैं, उनके अगर एक्सपेंसेस ले रहे हैं तो भी वो इसी में उतरते हैं, पीएल में। लेकिन अगर हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट साथ में बोल दिया, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट अगर साथ में बोल दिया हमने, तो इसमें तो सारे एक्सपेंस आ गए, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो ऑपरेटिंग हो, सारे के सारे एक्सपेंस आ जाते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग का बता दिया जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, पीएल जो अदर एक्सपेंसेस है। ठीक है सर, आगे कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस है कि नहीं, कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, कि इनडायरेक्ट इनकम है, कि डायरेक्ट इनकम है? कैरेज आउटवर्ड्स ना कि इनवर्ड्स। क्या है कैरेज आउटवर्ड्स? मतलब जब हमने बाहर सामान को बेचा, और सामान बेचने में जो खर्चा हुआ, अभी पीछे पढ़ा हमने, एक्सपेंस रिलेटेड टू सेल्स ऑफ गुड्स, सेल्स ऑफ गुड, तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस में है। ये किसमें है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, पीएल में उतर जाएगा। इनकम अर्नड फ्रॉम अदर रूटीन एक्टिविटीज़, तो बहुत आसान है। अगर ये अदर रूटीन एक्टिविटीज़ हैं तो डायरेक्ट इनकम थोड़ी है, ये तो इनडायरेक्ट इनकम है। ये कैसी है? इनडायरेक्ट इनकम है, क्योंकि ये अदर रूटीन एक्टिविटी, अगर रूटीन एक्टिविटी से मिलता है तो क्या होता है? डायरेक्ट इनकम होता है, वरना ये क्या है? इनडायरेक्ट इनकम है। डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव क्या कोई डायरेक्ट इनकम है? नहीं, तो ये कैसी इनकम है? इनडायरेक्ट इनकम है। ठीक है, ऑन क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वी रिकॉर्ड, क्रेडिट साइड डेबिट और क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में इनकम क्या लेते हैं? इनकम। बट कैसी इनकम? डायरेक्ट इनकम कि इनडायरेक्ट इनकम? ऑब्वियसली बात है इनडायरेक्ट इनकम, क्योंकि यहाँ पीएल की बात कर रहा है, ट्रेडिंग की नहीं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं भी थक गया अब। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है ये समझते हैं एक बार, फिर इसके बाद इसको ख़त्म करेंगे इस लेक्चर को। फिर हम जो बैलेंस शीट है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का मतलब समझते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बेसिकली, नाम समझ में आ रहा है ना, जो प्रॉफिट हुआ है ना उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है,
जो भी प्रॉफिट हमारा हुआ है उसको डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे अलग अलग में, जो भी पार्टनर्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो भी हमारे और भी डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट, अभी देखेंगे क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो जैसे हमने रिजर्व में कुछ करना है तो रिजर्व में डालेंगे, हमें डिविडेंड पे करना है तो डिविडेंड में डालेंगे, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना है तो टैक्स करेंगे, इनकम टैक्स की एडजस्टमेंट करनी है तो उसमें डालेंगे। तो ये सारे के सारे जो एडजस्टमेंट है ना, इनको हम पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करते हैं। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखनी है, अभी अभी हम जेनरिक फॉर्मेट पढ़ रहे हैं, तो ये नहीं सोचना है कि लॉ भी ऐसा बोलता है कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना है हमें। इसे प्रोप्राइटरशिप फर्म और पार्टनरशिप फर्म जनरली बनाते हैं। जो कंपनीज होती है ना, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, वो इस तरह से बैलेंस शीट और इस तरह से पीएल बनाती ही नहीं है। तो सर आप पढ़ा क्यों रहे? मैं पढ़ा इसलिए रहा हूँ क्योंकि जेनरिक फॉर्मेट है, इसको पता होना ज़रूरी है। ये पता होगा तभी शेड्यूल 3 पता चल पाएगा। शेड्यूल 3 मतलब जो लॉ बोलता है, जो लॉ बोलता है कि कंपनी को किस तरह प्रिपेयर करना है। जब असेट लायबिलिटी पता चलेंगी तभी तो हम शेड्यूल 3 को डिटेल में पढ़ पाएंगे ना। तो ये भी पढ़ना ज़रूरी है कि असेट क्या होती है, लायबिलिटी कहाँ जाती है, असेट कहाँ जाती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन क्या होता है। भले इसका प्रेजेंटेशन शेड्यूल 3 में मतलब एक्ट के अकॉर्डिंग दूसरी जगह पे है, जिस तरह से इसको भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इस तरह से प्रेजेंटेशन नहीं करते कंपनीज, लेकिन ये पार्टनरशिप फर्म और प्रॉपर्टरशिप फर्म कर सकते हैं इस तरह से। तो ये भी समझना पड़ेगा और वो भी समझना पड़ता है अलग से कि शेड्यूल 3 के हिसाब से कैसे प्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं हमने क्या किया। अब हम क्या करेंगे, ये प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, काम वही करेगा। ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, मतलब जो अमाउंट आ रहा है, डेबिट क्रेडिट तो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आता है कि नॉमिनल अकाउंट होता है, जब भी रुपये आते हैं तो क्रेडिट साइड में, जाते हैं तो डेबिट साइड में, ये ध्यान रखना है सारे नॉमिनल अकाउंट में, ठीक है। तो लास्ट ईयर का जो बैलेंस उतर के आया है प्रॉफिट, वो लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास आ रहा है, कंपनी के पास या फिर फर्म के पास रुपए आ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के पास, तो क्रेडिट साइड में उतर जाएगा, ठीक है। इस साल का जो प्रॉफिट है वो भी उतर जाएगा, ठीक है, आ रहा है ना, क्योंकि इस साल का प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड में उतर जाएगा। अब अब हमें सारे के सारे इनकम हमें मिल गई है। अब हमें क्या करना है, अब हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है, इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है अलग अलग। तो अभी ये बाकी आइटम बाद में देखेंगे, पहले यहाँ के देख लेते हैं आइटम्स, ठीक है, जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। हमें रिजर्व में ट्रांसफर करना था कुछ, तो अब जा रहा है ना पैसा, ठीक है, ये भी प्रॉफिट लॉस अकाउंट की तरह काम करता है। तो जा रहा है तो कहाँ, ट्रांसफर टू रिजर्व कहाँ आ जाएगा, डेबिट साइड में आएगा। इनकम टैक्स पे किया हमने, ओहो, टू इनकम टैक्स फॉर प्रीवियस ईयर नॉट प्रोवाइडेड फॉर, जो पिछले साल का इनकम टैक्स था वो दिया, तो ये हो गया। इंटरम डिविडेंड के लिए भी जो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो भी यहाँ, प्रपोज डिविडेंड वो भी, टैक्स दे रहे हैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, तो वो भी। अब जो अमाउंट बचा उसको सरप्लस बोलते हैं, इसके बारे में बाद लास्ट में पढ़ेंगे, पहले और पढ़ लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर, ये कौन सी इनकम जनरेट हो गई, ये कहाँ से पैसा आ गया? ये इनकम टैक्स रिफंड का पैसा है। कभी कभी जैसे इनकम टैक्स ज़्यादा पे कर देते हैं तो हम आईटीआर भरते हैं तो हमें वापस मिलता है पैसा, उसे बोलते हैं इनकम टैक्स रिफंड। तो वो भी तो कंपनी को मिल गया ना, तो वो भी क्रेडिट साइड में आ गया। अच्छा, तो क्रेडिट साइड वाले आ गए, डेबिट साइड वाले आ गए, जो बचा उसको सरप्लस बोलते हैं। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट। सरप्लस मतलब जो अमाउंट बच गया डिस्ट्रीब्यूशन के बाद, वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, सरप्लस, ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, मुझे कुछ बताना था आपको, मैं भूल गया क्या बताना था, कुछ इंपॉर्टेंट, हाँ, मुझे ये बताना था कि अगर जैसे ये लेक्चर किया आपने, ठीक है, और क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस में हम पहुंच गए हैं, लेक्चर 7 कर रहे हैं, 6 लेक्चर हम कर चुके हैं, तो ये थोड़ा सा एडवांस लेक्चर है ना। अभी मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि सारे के सारे 6 लेक्चर आपने अच्छे से कर लिए हैं। तो क्या होता है, अकाउंट्स में चीज़ें भूल जाते हैं हम, अकाउंट में चीज़ें क्या होती हैं, हम भूल जाते हैं ना जल्दी, कि डेबिट क्या था, क्रेडिट क्या था, और ये एडवांस में आ गए हम, ठीक है। तो अगर गैप हो जाता है ना तो भूल जाते हैं, तो समझ में नहीं आती चीज़ें। तो वो जो 6 लेक्चर्स थे ना, उनको फास्ट फॉरवर्ड करके 2 की स्पीड में या 1.7 की स्पीड में बार बार देख लेना, ठीक है, ये ज़रूरी है। जिसको भी अगर कुछ भूल गए हैं, अगर पहले के लेक्चर्स क्या क्या पढ़े थे हमने, तो 1.5 की स्पीड में या 1.7, क्योंकि अब एक बार पढ़ लिया है तो अब आसानी हो जाएगी पढ़ने में इसको। तो 1.7 या 2 की स्पीड में, 2x की स्पीड में फटाफट से पहले के लेक्चर दोबारा तिबारा जितने बार हो सके उतने देखने हैं, ताकि रिवीजन अच्छे से हो जाए, और फिर ये लेक्चर दोबारा देखना पड़ेगा, ठीक है। तो और अच्छे से समझ में आ जाएंगी चीज़ें। और जिसने नहीं पढ़ रखा है पहले के लेक्चर और अकाउंट्स बैकग्राउंड बिल्कुल नहीं हो, तो पहले पढ़ ले जाके, ठीक है, अच्छे से पहले के लेक्चर सारे कर ले। और जिनका अकाउंट्स बैकग्राउंड है, जिनको अकाउंट्स आती है, तो वो डायरेक्ट इस लेक्चर को कर सकता है बिना प्रीवियस लेक्चर देखे हुए, क्योंकि ये लेक्चर बेस के बाद का एडवांस कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं हम अभी, ठीक है। तो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रिपरेशन खत्म हो गई है, पीएल के बारे में हमने लगभग सब खत्म कर लिया है, ठीक है। तो क्रेडिट साइड में क्या क्या शो करेंगे हम डिस्कस कर चुके हैं, डेबिट साइड में क्या शो हम डेबिट साइड में क्या शो करेंगे ये भी डिस्कस कर चुके हैं। एक बार एमसीक्यूज देख लेते हैं, उसके बाद हम ये लेक्चर खत्म करेंगे। बैलेंस शीट अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि बैलेंस शीट चाहिए कि नहीं चाहिए, और ये लेक्चर में और इसके प्रीवियस लेक्चर जितने भी हुए हैं उसमें कितना समझ में आया, उसने कितनी हेल्प की है, तभी मैं आगे का लेक्चर ले पाऊंगा, ठीक है। विच अकाउंट शोज दैट हाउ द अमाउंट हैज़ बीन डिस्ट्रीब्यूटेड
बिटवीन शेयर होल्डर्स, ये तो बहुत आसान है। नेट प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट जब हुआ तो उसको डिस्ट्रीब्यूट किस अकाउंट में करेंगे? जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कौन सा अकाउंट शो करेगा डिस्ट्रीब्यूशन? तो अभी हमने पढ़ा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। नेट प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी इज ट्रांसफर टू व्हाट? डेबिट साइड और क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन, ये भी हम पढ़ चुके हैं, मैं बता चुका हूँ। अगर प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड में रहेगा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले बैलेंस शीट। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।